बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। कुछ दिन पहले अवैस इकबाल साहब के 23 सवाल जो उन्होंने इस्लाम और कुरान पे उठाए थे उनका जवाब दिया, और उस वीडियो के एंड में मैंने ये भी अर्ज़ किया था कि अब 23 सवाल हम करेंगे, इसलिए कि हमें सवालात से कोई एतराज़ नहीं है। सवालात पे हमें कोई इस्लाम पे एतराज़ करे, उस एतराज़ पे हमें कोई एतराज़ नहीं है, दैट्स फ़ाइन। इसलिए कि जिस रिलीजन ने क़यामत तक रहने का दावा किया है वो किसी के सवाल या एतराज़ से तो नहीं घबराएगा। इनफैक्ट हम कहते हैं कि ज़रूर आप एतराज़ करें, सवाल करें, कि ऐसे ही हम बात को बेहतर तरीके से आप तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन बात साथ ये भी है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। इसका मतलब ये है कि जो एतराज़ात आप करेंगे वो हम पे ज़िम्मेदारी है कि उनका जवाब हम दें, और जो एतराज़ात हम करेंगे ये ज़िम्मेदारी हम आप पे डालेंगे कि आप भी उसका जवाब दें। अब ये नहीं होगा कि इस्लाम को आप फुटबॉल समझें और ख़ुद सवाल करें और हम वजाहतें पेश करें और फिर आप ही फैसला करें कि ये वजाहतें काबिल कबूल हैं या नहीं हैं। आपको जवाब मिल गए, उसके जवाब में आप बड़ी बदतमीज़ी की, बड़ी बाजारी लैंग्वेज इस्तेमाल की, आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन दैट। लेकिन 23 सवाल आज हम करेंगे इल्हाद पे। चलते हैं पहले सवाल की तरफ। इल्हाद का ये दावा है कि हर चीज़ मटीरियलिस्टिक है, यानी कि मैटर ये वाहिद चीज़ है जो मैटर करती है, विच मीन्स कि आपके जिस्म को अगर हम ऑल द वे नीचे 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 लेके आ जाएं तो आपके जो एटम्स हैं उनकी सर्टन कन्फिगरेशन है जिस पे आपका वजूद कायम है। लेकिन हकीकत यह है कि आपको गुस्सा भी आता है, आपको खुशी भी होती है, आपको फ़िक्र भी है, आपके अंदर फ़हम भी है, दानिश भी है, सारा कुछ है। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जिस पे इंसान को खुशी होती है। बाकी चीज़ों को साइड पे छोड़ते हुए मैं सिर्फ खुशी का जिक्र करता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने अपने आपके घर औलाद पैदा हुई, कोई भी खुशी हुई आपको, एंड सो फोर्थ, आपको देखा आपने उसको, आप मुस्कुराए, एंड सो फोर्थ। आपके नज़दीक ह्यूमन एजेंसी तो मेटाफिज़िकल चीज़ है, तो सिर्फ मैटर ही चूँकि मैटर करता है, तो क्या आप दुनिया को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि सिर्फ आपके एटम्स की कन्फिगरेशन एक मखसूस तरह से हुई थी, इसलिए इस तरह के खुशी भरे इवेंट्स को देखकर आपको खुशी होती है, एंड देयर इज़ नथिंग एल्स? क्वेश्चन नंबर 2, ह्यूमन एजेंसी को आप डिनाई करते हैं बिकॉज यू हैव टू, इसलिए कि हर चीज़ जो है वो मटीरियलिस्टिक है, ये यूनिवर्स, इंसान की ज़ात की है, वो एवरीथिंग इज़ लाइक दैट। फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये जो सेंस ऑफ जस्टिस है, या जो मोरालिटी है, या जो मॉरल ट्रूथ्स हैं, इसको आप ग्राउंड किस चीज़ में करते हैं? इसलिए कि ये तो सारी की सारी इमटीरियल या एटलीस्ट मेटाफिजिकल चीज़ें हैं, इनमें से तो मैटर से किसी का भी कोई लेना देना नहीं है। हाउ डू यू एक्सप्लेन दैम? क्वेश्चन नंबर 3, ये जो मेरे सवालात के जवाब आप देंगे इसके लिए आप अपने शऊर को इस्तेमाल करेंगे, वो जैसा भी है वो ह्यूमन कॉन्शियस है। बट द क्वेश्चन इज़ कि ह्यूमन कॉन्शियस बजाते ख़ुद एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, इसलिए कि ये मटीरियलिस्टिक चीज़ नहीं है, ना ही कोई हमारे पास ऐसा इर्तिकाई इसकी वजाहत है कि हमारा ह्यूमन कॉन्शियस इवॉल्व हो सकता है या कभी हुआ हो। तो फिर अपने कॉन्शियस को आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? सवाल नंबर 4, जस्ट इन केस अगर आप ह्यूमन कॉन्शियस को दिमाग कहें, जो कि कुछ एथियस्ट कहते हैं, तो फिर सवाल मेरा आपसे ये होगा कि अगर आपका दिमाग ही आपको बता रहा है कि एथियज़म ठीक है, इवोल्यूशन ठीक है, तो ये दिमाग तो आपके नज़दीक एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस का प्रोडक्ट है, और वो जो इर्तिकाई अमल है वो आपके नज़दीक डायरेक्शनलेस है, आपके नज़दीक उसके अंदर रैशनैलिटी नहीं है, आपके नज़दीक वो मोस्टली रैंडम है। तो फिर आप कैसे यकीन के साथ इस दिमाग पे एतबार कर सकते हैं कि ये आपको ठीक इन्फॉर्मेशन दे रहा है? अगर एथियज़म ठीक है और हर चीज़ मैटर पे ही आके ख़त्म होती है, तो फिर जो एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज़ हैं उनको आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं? जैसे कि मैथ्स, मिसाल के तौर पे जब आप कहते हैं कि 2 और 2 4 होते हैं, तो आपके दिमाग के किसी भी न्यूरॉन को खोलें, वहाँ पे हमें ये कैलकुलेशन होती हुई नज़र नहीं आती। लेकिन अगर हर चीज़ मटीरियलिस्टिक है तो एग्जैक्टली ये कैलकुलेशन कहाँ हो रही होती है? एक इल्हादी फ्रेमवर्क में जो सेंस ऑफ ड्यूटी है, या एल्ट्रुइज्म है, या मोरालिटी है, अगर इनकी कोई अल्टीमेट फाउंडेशन नहीं है तो फिर इनकी वजाहत क्या है, और फिर हम इनको ऑब्जेक्टिवली क्यों लेते हैं? मिसाल के तौर पे एक मुल्हिद के नज़दीक सेंस ऑफ ड्यूटी डिफरेंट हो सकती है, दूसरे के नज़दीक सेंस ऑफ ड्यूटी सिरे से हो ही नहीं सकती, इसलिए कि वो अपने मामले में सुपीरियर है और ये अपने मामले में सुपीरियर है। ना कोई अल्टीमेट फाउंडेशन है, ना कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। व्हाई इवन केयर? 7वां सवाल, कि हमारी यूनिवर्स में जो मैस और एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन है ये अनफेदमेबली कॉम्प्लेक्स है, यानी कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज़ 10 टू द पावर ऑफ 10 टू द पावर ऑफ 123। ये इतना बड़ा नंबर है कि आप लिटरली सारे कायनात के एटम्स को इकट्ठा करके उस पर लिखने की कोशिश करें तो आप फिर भी नहीं लिख सकेंगे, इसलिए इसमें मल्टीपल मैथमेटिकल नोटेशंस इस्तेमाल हुई हैं। क्या आप वाकई समझते हैं कि ये महज एक हादसा था? 8वां सवाल,
اگر یہ محض حادثہ تھا تو یہ تو کائنات کے انیشل سٹیجز میں میس اور انرجی کی ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے بات ہے کہ ہمیں ایسی چاہیے کہ جس میں زندگی اکوموڈیٹ ہو سکے، لیکن اس کے بعد کائنات کو سسٹین کرنا بھی تو ہے۔ کروڑوں کے حساب سے، انفیکٹ اربوں کے حساب سے ایسے پروسیسز ہیں جو پچھلے 13.7 13.8 ارب سالوں سے چل رہے ہیں، جو اس یونیورس کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو بیلنس ہے کائنات کی ریپلسو اور اٹریکٹیو فورس کا، مثال کے طور پہ جس طرح سے ہمارے ستارے پھٹتے ہیں اور اس سے نئی زندگی پیدا ہوتی ہے، مثال کے طور پہ جو کائنات کے پروسیسز اوپر ستاروں کے پھٹنے سے ہیں، اس کا براہ راست تعلق ہمارے مولوکیولز کے سائز کے ساتھ ہے۔ کیا آپ واقعی دنیا کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ اربوں سالوں سے یہ اربوں حادثات ہو رہے ہیں، محض حادثات جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس حادثے کا نتیجہ آپ ہیں، میں ہوں، ہم سب ہیں، یہ بیوٹیفل ہمارا جو یونیورس ہے، ہمارا ایکو سسٹم ہے، اتنی کمپیٹیبلٹی ہمارے جسم کے اندر جو مختلف سسٹمز کی ایک دوسرے کے ساتھ ہے، یہ محض حادثات ہیں؟ اور یہ کہنے کے بعد ساتھ یہ بھی بتاتے رہیے گا کہ اس کو آپ ریشنلٹی کہتے ہیں۔ نواں سوال کہ اگر آپ اس کو ریشنلٹی ہی کہتے ہیں، یہ میرا پچھلے سوال سے فالو اپ ایک کویسچن ہے، تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ ہم آپ کو پھر ریشنلسٹ کیوں کہیں؟ جب کہ آپ چانسزم پہ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کو چانسسٹ کیوں نہ کہا جائے؟ 10واں سوال کہ ہر نئی زندگی کے لیے پروٹینز کی ضرورت ہوتی ہے، اور پروٹینز بنتے ہیں ایک سرٹن سیٹ آف انفارمیشن پہ۔ ناؤ دس از ویئر ایولیوشنری بایولوجسٹ جو ہیں، جو ڈاروینین ہیں بیسکلی، وہ اس کو سینٹرل ڈوگما آف بایولوجی کہتے ہیں کہ جو انفارمیشن ہے وہ ڈی این اے سے آر این اے میں جاتی ہے، آر این اے میں اس کی ویریفیکیشن ہوتی ہے، اور ویریفیکیشن کے بعد وہ رائبوسوم میں جاتا ہے، اور اس ایگزیکیوشن ہوتی ہے اس انفارمیشن کی، اور پھر پروٹینز جنم لیتے ہیں۔ آپ ڈارونسٹ ہیں، میں بغیر کسی لمبی چوڑی تفصیل میں کہ یہ بات بذات خود ہی غلط ہے، لیکن آپ لوگ اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں، تو آپ سے میں سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ ڈی این اے جو کوڈونز جنریٹ کرتا ہے، نہ کوئی انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے آپ کے نزدیک، نہ ہی اس کے پیچھے کوئی ڈیزائنر ہے، تو سوال یہ ہے کہ ڈی این اے کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کون سی انفارمیشن جنریٹ کرنی ہے جو آر این اے میں کاپی ہوگی، اور اس کے لیے ایگزیکٹلی وہی پروٹینز بنیں گے جس کے لیے زندگی چاہیے؟ اگین یہ وہ پروسیس ہے جو ہر وقت ہو رہا ہے۔ اگر آپ اس کو محض حادثہ کہہ رہے ہیں تو پھر آپ کو معجزہ بھی ماننا پڑے گا۔ تو کیا واقعی ہی آپ الحادی معجزوں پہ یقین رکھتے ہیں؟ اور اگر نہیں رکھتے تو پھر یہ بتا دیجئے کہ یہ انفارمیشن ڈی این اے کے پاس کہاں سے آتی ہے؟ 11واں سوال، آپ ڈارونسٹ حضرات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جو نیچرل سلیکشن ہے، اٹ سلیکٹس فار سروائیول، یعنی کہ وہ ٹریٹس جو ہیومن سروائیول کے لیے بہتر ہوتے ہیں، کسی بھی اسپیشیز کے سروائیول کے لیے بہتر ہوتے ہیں، ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ بٹ دا کویسچن از کہ ہماری کوگنیٹو فیکلٹیز، ہماری ریشنل ابیلٹی، ہماری تھنکنگ ابیلٹی، اس سب میں سے کسی کا تعلق بھی سروائیول کے ساتھ نہیں ہے، یہ کیوں سلیکٹ ہوئے تھے؟ 12واں سوال، اگر الحادی نظریات درست ہیں تو نیچرلی نائلزم بھی درست ہونا چاہیے، اس لیے کہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ بٹ دین دی کویسچن از کہ زندگی کا مقصد اگر کوئی نہیں ہے تو پھر ہر انسان اپنی زندگی کا مقصد خود بنا سکتا ہے۔ ہمارے پاس کون سا ایسا آبجیکٹیو مورل فریم ہے جس کی بیس پہ ہم ایک کی زندگی کی جو بھی مقصد کی انٹرپریٹیشن ہے اس کو غلط کہہ سکتے ہیں جب اسے کمپیئر کریں کسی اور کے ساتھ؟ اور اگر ایک کو ہم غلط کہہ سکتے ہیں آن دا بیسز کہ ہمارے پاس کوئی نہ کوئی چیز آبجیکٹیو ہے، تو وہ تو ہیومن کو ٹرانسینڈ کرے گی یا ہیومینٹی کو ٹرانسینڈ کرے گی۔ اگر کوئی چیز ہیومینٹی کو ٹرانسینڈ کرتی ہے اور وہ فزیکل بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ یونیورس نہیں ہے، وہ چاند ستارے نہیں ہیں، تو پھر آخرکار آپ کس چیز میں اپنے اس مورل فریم ورک کو گراؤنڈ کریں گے جس کی بیس پہ آپ کسی کی زندگی کی بھی جو بھی مقصدیت کے حوالے سے انٹرپریٹیشن ہے اس کو غلط یا صحیح کہیں گے؟ 13واں سوال، اگر الحاد ٹھیک ہے تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم تو ان کنیکٹڈ رینڈم ایکسیڈنٹس کی پیداوار ہیں، ایک بائی پروڈکٹ ہیں، یعنی کہ جو کاسمک ایکسیڈنٹ ہم اس کا ایک بائی پروڈکٹ ہیں، اسٹار ڈسٹ، نتھنگ ایلس، کوئی ہیومن ایجنسی نہیں، ایبسلیوٹلی نن واٹس ایور۔ پھر ہم دنیا کو بہتر کرنے کے تگ و دو کیوں کرتے ہیں؟ وائی شوڈ اینی ون کیئر؟ اور میں آپ سے یہ نہیں جاننا چاہتا کہ لوگ سیاست کے لیے کرتے ہیں، اس کے لیے میں آپ سے صرف ایک فلسافیکل سوال پوچھ رہا ہوں کہ الحاد اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ کیا دنیا سے غربت ختم کرنا، سفرنگ کو ختم کرنا، ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے الحاد کے پاس کوئی جواب ہے کہ ایسا کیوں ہونا چاہیے، جبکہ ہم صرف ایک اسپیک آف ڈسٹ ہیں، ایک بائی پروڈکٹ ہیں ان کنیکٹڈ رینڈم حوادث کا؟ 14واں سوال، مولدین ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم گوشت پوست کے بنے ہوئے روبوٹس ہیں۔ سو دا کویسچن ہیئر از کہ اگر ہم کسی آدمی کا جینومک میپ لیں، جیسے ایک زندہ انسان کے اندر پورا کا پورا ہمارا جینوم ہوتا ہے، ایگزیکٹلی ویسے ہی ہم اس کو ریسٹرکچر کریں، اس کے اوپر گوشت بھی لگا دیں، سارا کچھ کر دیں، تو کیا وہ انسان اٹھ کے چلنا پھرنا شروع کر دے گا؟ اور کیا اس مخلوق کو ہم انسان کہہ سکتے ہیں؟ اف دی آنسر از یس، تو اس کا کوئی سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ
इफ़ द आंसर इज़ नो, तो फिर सवाल ये है कि एक ज़िंदा इंसान में और इसमें क्या फ़र्क है, और इसका जवाब हमें इल्हादी मादियत से चाहिए। ये ना कहिएगा कि ज़िंदगी है दिस दैट एंड द अदर, क्योंकि वो सारे के सारे मेटाफिज़िकल कॉन्सेप्ट हैं, ज़िंदगी का कोई मैटर नहीं होता। फॉर दैट रीज़न जवाब हमें वो चाहिए जो इल्हादी नज़रियात के मुताबिक है, मेटाफिज़िकल नहीं। 15वां सवाल, क्या वाकई यकीन रखते हैं कि सिर्फ मैटर था, बेजान था, और किसी वजह से वो सेल्फ अवेयर हो गया? 16वां सवाल, हमारे पास कायनात है, कायनात के अंदर बहुत से प्रोसेसेस हैं, इसके अंदर कवानीन हैं, इंसान हैं एंड सो फोर्थ। ना दो ऑप्शन है कि इधर इनको तख्लीक किया गया, या दूसरा ये है कि ये ख़ुद को वजूद में लेके आ गए। तख्लीक को तो आप मानते नहीं हैं, इल्हाद के पास क्या सबूत है कि ये यूनिवर्स, इसके लॉज, इसकी फाइन ट्यूनिंग, इसके जितने भी प्रोसेसेस हैं जो यूनिवर्सल हैं, फर्म हैं, ये सारे के सारे ख़ुद को वजूद में लेके आए थे? 17वां सवाल के मुल्हिदीन हमें यह भी कहते हैं कि इल्हाद तो स्केप्टिसिज्म पे खड़ा है। अगर ये बात वाकई ऐसे है कि स्केप्टिसिज्म पे खड़ा है, तो फिर वजूद खुदा का इनकार आप तशकीक यानी स्केप्टिसिज्म की बुनियाद पे कैसे कर सकते हैं, जबकि उसके अंदर कोई सर्टेनिटी या यकीनियत नहीं है? और अगर इल्हाद के अंदर यकीनियत है कि खुदा नहीं है, तो इस यकीन के पीछे क्या सबूत है? क्योंकि ये यकीन रखना कि खुदा नहीं है बज़ाते खुद एक मेटाफिज़िकल बिलीफ है, और जहाँ तक इल्हाद का ताल्लुक है, मेटाफिजिक्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। 18वां सवाल, अरबों साल गुजर गए हैं और हमें यह बताया जाता है कि ए बायोजेनेसिस यानी कि एक बेजान चीज़ से ज़िंदगी का वजूद में आ जाना, ये अरबों सालों में सिर्फ एक दफ़ा मुमकिन हुआ है। एंड आई अंडरस्टैंड कि इवोल्यूशनिस्ट इस बात पे बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं, लेकिन जब उनसे सवालात पूछे जाएँ तो वो कहते हैं कि नहीं, इवोल्यूशन तो सिर्फ स्पीशीज़ की ओरिजिन पे बात है, ज़िंदगी का क्या लेना देना, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन आप ही लोग हैं जो यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट्स जैसी चीज़ें लोगों को मिसगाइड करते रहते हैं। पर माई क्वेश्चन इज़ दिस, कि क्या वाकई ही मैटर से, जो कि ख़ुद बेजान है, उससे ज़िंदगी वजूद में आ सकती है? अगर आ सकती है तो इसका साइंसी सबूत क्या है? और अगर ये वजूद में नहीं आ सकती तो फिर आपका दावा धरे का धरा रह जाता है। हाउ डू यू एक्सप्लेन योरसेल्फ? 19वां सवाल, कि आप लोगों के वर्ल्ड व्यू के मुताबिक तो हर चीज़ मटीरियलिस्टिक है, तो इस मटीरियलिस्टिक जहां में फ्री विल की क्या अहमियत है? ना, अगर फ्री विल की कोई अहमियत नहीं है तो फिर लफ्ज़ जुर्म हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसलिए कि जिस आदमी ने भी जुर्म किया है, उसने अपने दिमाग के जो भी केमिकल्स थे, न्यूरॉन्स थे, उनकी सर्टन मूवमेंट से उसने जो कुछ किया, तो उसकी तो अपनी कोई फ्री विल थी ही नहीं, तो हम इसे जुर्म क्यों कहते हैं? और अगर वो उसने जुर्म किया तो इसका मतलब है कि उसके पीछे फ्री विल भी होगी, और अगर फ्री विल है तो अगेन ये एक मेटाफिज़िकल कॉन्सेप्ट है, एक मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड व्यू में तो उसकी गुंजाइश ही नहीं है। फिर इल्हाद का मुकदमा कैसे ठीक साबित होता है? 20वां सवाल, मुल्हिदीन इर्तिकाई भी होते हैं, और इर्तिका हमें ये बताता है कि अगर कोई सिलेक्शन प्रेशर होगा तो फिर चीज़ों को सिलेक्ट किया जाएगा, इनकी जो म्यूटेशंस होती हैं, और उसके सर्टन फिर फिनोटाइप के इफेक्ट्स होंगे। सो द क्वेश्चन नाउ इज़ कि कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के बाद हमें खून की एवोल्यूशन पता चलती है, इसलिए कि जो फॉसिल्स के रिकॉर्ड्स हैं उसके अंदर सर्टन चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको इंटरप्रेट ऐसे किया जा सकता है और किया जाता है। द प्रॉब्लम कि अगर खून की एवोल्यूशन पहले हुई तो फिर वो कौन सा डिलीवरी मैकेनिज़्म था, यानी कि जो आर्टरीज़ हैं मिसाल के तौर पे, या वेन्स हैं, अगर वो नहीं थी, ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो फिर ये खून कैसे डिलीवर होता होगा? और अगर आर्टरीज़ वगैरह पहले थी, खून नहीं था, तो फिर कौन सा ऐसा सिलेक्शन प्रेशर था जिसकी वजह से ये वजूद में आ गई, जबकि कोई पीछे खून था ही नहीं? और अगर ये दोनों इकट्ठी ही इवॉल्व हुई हैं और हर जानदार में हुई हैं, आई मीन करोड़ों जानदारों में ये हुई हैं, तो फिर भी आप इसको महज हादसा ही कहेंगे? और क्यों कहेंगे? 21वां सवाल, के यूजेनिक्स की मूवमेंट जो कि डार्विनिज्म पे बेस थी, उसमें हज़ारों लोगों का कत्लेआम किया गया, इसलिए कि वो लोग जो इन्फीरियर समझे जाते थे, उनकी नस्लों को आगे बढ़ाना ये बुरा समझा जाता था। देयरफॉर एक सुप्रीम रेस, जो कि बाद में हिटलर ने उसको बड़ा प्रमोट किया अपने डिफरेंट एक फ्रेमवर्क के मुताबिक, लेकिन एसेंशियल चीज़ उसमें भी यही थी ना। ऑब्वियसली हम इसको गलत समझते हैं बिकॉज वी हैव अ सर्टन सेंस ऑफ जस्टिस। कौन सा ऐसा इल्हादी नज़रिया है, खालस इल्हादी नज़रिया, कि ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, हर चीज़ मटीरियलिस्टिक है एंड सो फोर्थ, इसको सामने रखते हुए कौन सा ऐसा नज़रिया है जिससे आप साबित कर सकते हैं कि यूजेनिक्स की मूवमेंट गलत थी? 22वां सवाल, एक सियारे को कायम रहने के लिए तकरीबन कोई 50 के लगभग रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे हमारा कुरा अर्ज़ है मिसाल के तौर पे, इसका साइज़ थोड़ा सा अगर बड़ा हो जाए ये ख़त्म हो जाएगी, इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा हो जाए ये ख़त्म हो जाएगी, चांद का जो टिल्ट है अगर वो थोड़ा सा चेंज हो जाए
یہ ختم ہو جائے گی. ایٹ دا سیم ٹائم چاند کا جو سرکمفرنس ہے اور بہت سے اور سیارے ہیں ان کا جو سرکمفرنس ہے اس کا سائز اگر دیکھیں اور ڈسٹنس دیکھیں قریب ترین سیارے سے جو اس کی سروائیول کے لیے ضروری ہے تو وہ میتھمیٹکلی بالکل برابر ہے. ڈو یو آنیسٹلی بلیو کہ یہ بس ایکسیڈنٹس یہ اینڈ آئی ریئلائز کہ بہت سے میں نے ایکسیڈنٹس کے سوال پوچھے ہیں لیکن آپ نے اربوں ایکسیڈنٹس پہ آپ ایمان لائے ہوئے ہیں تو اگر میں نے 3-4 پوچھے ہیں تو میرے خیال میں یہ بری بات نہیں ہے. کائنڈلی بتائیے گا کہ پیور ایکسیڈنٹس کی وجہ سے یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک سیارہ کوئی 50 کے لگ بھگ جس کی کنڈیشنز ہیں چاہیے ہوتی ہیں تو وہ 50 کی 50 ایکسیڈنٹلی پوری ہو سکتی ہیں. 23واں اور آخری اور میرا فیورٹ سوال, نیچرل سلیکشن کیا ہوتی ہے؟ بلائنڈ, انٹیلیجنٹ, تجربے کرتی ہے, تجربے کر کے سپیشیز کو پرفیکٹ کرتی ہے, ارریشنل ہوتی ہے یا کیا ہوتی ہے؟ اچھا یہ سوال جو ہیں یہ اویس اقبال صاحب کے لیے ہیں لیکن کوئی بھی ملحد اس پہ اگر توازمائی کرنا چاہتا ہے تو ضرور. میں عام طور پہ لائیو ہوتا ہوں سیٹرڈے کو, کوئی بھی لائیو آ کے اس پہ بات کرنا چاہے ان 23 سوالوں پہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی. خود اویس اقبال صاحب تشریف لانا چاہیں, شور وائی ناٹ. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. السلام علیکم.